हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एडिटोरियल इनसाइट्स। इसमें हम एनालाइज करेंगे एडिटोरियल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंग्लिश सेक्शन फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस। तो जिसमें हम फोकस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और एनालिसिस ऑफ द एडिटोरियल। तो ये हमें एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। ये हमने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स को इन पोर्शंस में प्रॉब्लम होती है एग्जामिनेशन के कॉम्प्रिहेंड करने में, आरसीज को कॉम्प्रिहेंड करने में कई बार प्रॉब्लम आती है, या वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आती है। तो ताकि आपका एक बेस बहुत स्ट्रांग हो जाए, इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है आपके लिए? अगर हम बात करें क्यों है इम्पॉर्टेंट, अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो प्री एग्जामिनेशंस हों या फिर मेंस हों, 50% से ज़्यादा पेपर, मोर देन 50%, ये आपका रीडिंग स्पीड, आपकी कॉम्प्रिहेंशन और आपकी वोकैबुलरी से आप स्कोर करते हैं। मोर देन 50%। मेंस में तो मोर देन 50% तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस ही होते हैं। ठीक है, अब प्री की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आरसीज होते हैं, ठीक है, क्लोज पैसेजेस होते हैं, ठीक है, पैराजम्बल्स होते हैं। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये आप कब सॉल्व कर पाएंगे? जब आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से आप कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं जो कंटेंट गिवन है उससे, और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है। तो इन्हीं चीज़ों को फोकस में रख के ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एडिटोरियल्स ही क्यों हमें एडिटोरियल्स रीड करने चाहिए? क्योंकि दे हेल्प इन इम्प्रूविंग रीडिंग स्पीड। अब रीडिंग स्पीड कैसे इम्प्रूव करते हैं एडिटोरियल्स? रीडिंग स्पीड तो आप कुछ भी रीड करें किसी भी लैंग्वेज में, उससे इम्प्रूव होनी चाहिए। तो जब हम बात करें एग्जामिनेशन की, ठीक है, प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन, तो जिस टाइप के पैसेजेस आते हैं एग्जामिनेशन में, उस टाइप के आपको जो लैंग्वेज है वो एडिटोरियल्स में देखने को मिलती है। तो अगर आप एडिटोरियल्स रीड करते हैं रेगुलरली, तो आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी। उस टाइप की इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रीड ही नहीं करना, उसको कॉम्प्रिहेंड भी करना है, समझना भी है अच्छे से। तो अगर आप एडिटोरियल समझ पा रहे हैं तो आप एग्जामिनेशन में भी जो भी पैसेजेस आते हैं उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे और क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो इसीलिए एडिटोरियल्स रीड करना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव करता है। अब जब आप रीड करेंगे एडिटोरियल्स, तो एक ही थीम पर, एक ही टॉपिक पर नहीं आते एडिटोरियल्स। डिफरेंट थीम, एनवायरनमेंट पे भी आ सकता है, पॉलिटी पे भी आ सकता है, ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड किसी भी इशू पे आ सकता है। तो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स पे होते हैं एडिटोरियल्स, और अगर आप उन्हें रीड करते हैं तो आप डिफरेंट टाइप के जो पैसेजेस एग्जाम में आते हैं उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर वोकैबुलरी, जब आप एडिटोरियल्स रीड कर रहे हैं तो आपको उसमें कोई ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, ऐसे फ्रेजेस मिलेंगे जो आपको शायद नहीं आते, ठीक है, आपने पहले सुने हैं पर आपको उसका मीनिंग क्लियर नहीं है। तो जब आप एडिटोरियल्स रीड करेंगे, नए वर्ड्स मिलेंगे आपको, आप उनके मीनिंग्स जो है वो ढूंढेंगे डिक्शनरी में, तो धीरे धीरे करके आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होने लगेगी। तो इसीलिए एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दे प्रोवाइड यू विथ फॉर्डर पॉइंट्स। नाउ फॉर्डर पॉइंट्स क्या होते हैं? फॉर्डर पॉइंट्स होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे अगर आप अब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, आप मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी होगी, जिसमें आपको ऐसे, लेटर या प्रीसी लिखना होगा। तो जब आप ऐसे और लेटर लिख रहे हैं तो उसे लिखने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसे आएगी? वो इन्फॉर्मेशन जब आप एडिटोरियल्स रीड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप, हो सकता है आपने किसी स्कीम के बारे में रीड किया, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में रीड किया, आपने किसी इनिशिएटिव के बारे में रीड किया, ठीक है, मे बी आरबीआई ने कोई इनिशिएटिव लिया या किसी और रेगुलेटरी बॉडी ने इनिशिएटिव लिया जिससे इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी में। तो आप इन एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं। हमेशा जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को कोट करते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। तो ये आपको फॉर्डर पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा। आप अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं विद डेटा, और वो डेटा आपको मिलेगा एडिटोरियल्स में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एडिटोरियल से नोट्स बनाने लगेंगे और सब्जेक्ट वाइज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको सिंपली वो रीड करना है, आपको उन पॉइंट्स को समझना है,
और वो इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी। जब आप अच्छे से रीड कर रहे हैं तो आपके पास वो पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, 2-3 पॉइंट्स जो आप अपने एसे में या फिर आप अपने लेटर में लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे यू शुड हैव योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन होना चाहिए और आप अपने ओपिनियन को एक यू शुड बी एबल टू सपोर्ट इट विद सम एग्जांपल्स या फिर कुछ कोई डेटा कोट करना आप करके आपको उसको सपोर्ट करना आना चाहिए। तो जब इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर आप कई बार ब्लैंक हो जाते हैं। वो कब होगा? जब आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को या उस टाइप के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने नहीं पढ़ी है। लेकिन अगर आप रेगुलरली एडिटोरियल्स रीड करते हैं तो उसमें ओपिनियंस आते हैं डिफरेंट टॉपिक्स को लेके, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके, ठीक है। उसमें हम कुछ ओपिनियंस से एग्री करते हैं, कुछ से डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, आपका खुद का ओपिनियन फॉर्म होने लगता है। तो इंटरव्यूज़ और ग्रुप डिस्कशंस में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने एडिटोरियल्स को से हमने स्टार्ट किया कि इंग्लिश सेक्शन को के लिए प्रिपरेशन हम करेंगे एडिटोरियल्स से। अब ये आपकी हेल्प कैसे करेगा? इसमें जैसे अभी हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए, तो आपकी हेल्प कैसे होगी? एक तो आपको एडिटोरियल्स को खुद सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। हम 1 और 2 एडिटोरियल्स हम हर वीडियो में कवर करेंगे, हम देखेंगे कि फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। तो आपको खुद वहाँ सेलेक्ट नहीं करना, आपको सिंपली उस जो एडिटोरियल है उसको रीड करना है और समझना है हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा किस टाइप के पैसेजेस इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, और वीडियो के एंड में आपको वो अवेलेबल भी होंगे, जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है वो वर्ड्स और उनके मीनिंग्स भी। जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन जो है तो कुछ टाइम के बाद आप पैसेज को कितना समझ पा रहे हैं, ये एबिलिटी कुछ टाइम के साथ डेवलप होती है। तो जब आप ये इनिशिएटिव फॉलो करेंगे तो ओवर पीरियड ऑफ 1-2 मंथ्स आपके जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। और ये कैसे पता चलेगा आपको? जब आपके खुद जो आरसीज में जो आपका स्कोर है वो इम्प्रूव होगा, और सिर्फ आरसीज ही नहीं, क्लोज पैसेजेस के अंदर, ठीक है, पैराजम्बर्स के अंदर, तो उसमें भी आपका स्कोर इम्प्रूव होने लगेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी, जैसे आरसीज में कई बार टोन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, ऑथर के ओपिनियन से रिलेटेड। तो जब इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। ये भी हम देखेंगे कि जब कि पैसेज में क्या टोन है, ऑथर का क्या ओपिनियन, ये भी मैं आपको बताऊंगा जब हम आगे एडिटोरियल्स कवर करेंगे, ठीक है। तो ऑल्दो ये हम एडिटोरियल्स डिस्कस कर रहे हैं तो वो जीए के पोर्शन को भी जो है वो टच करेगा, लेकिन ये फोकस नहीं है जीए पोर्शन पे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको जीए के लिए प्रिपेयर करना है तो आप जीए सेक्शन के लिए करंट अफेयर्स तड़का बाय राजन सर, वो इनिशिएटिव आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एडिटोरियल है, तो अभी हम पहले बिल्कुल हम सीधा डायरेक्टली वी विल डाइव इनटू इट, सीधा हम देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और शुरू में थोड़ा सा अगर आपको रीडिंग की इतनी हैबिट नहीं है तो थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपको ट्राई करना है, ठीक है। वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, आप खुद एक बार समझने की कोशिश कीजिए जितना समझ में आता है, फिर हम डिस्कस करेंगे और फिर बाद में हम इन वर्ड्स के मीनिंग्स भी देखेंगे। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज भी आपको दिखा देता हूँ, तो आप इस नेक्स्ट पेज को भी रीड कर लीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये किसके बारे में? जीएसटी के बारे में ये हमारा एडिटोरियल है। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यूज ग्रू 11.5% टू क्रॉस 1.57 लाख करोड़ रुपीस इन मई।
तो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ग्रोथ गिवन है और कितना टैक्स कलेक्ट हुआ मई में ये गिवन है. While this marks the slowest growth in 6 months, with collections 16% lower than April's inflows, a nuanced reading is warranted. तो यहाँ पर अब क्या कहा गया है कि while this marks the slowest growth in 6 months, slowest growth हुई है टैक्स में पिछले 6 महीनों में, with collections 16% lower than April's inflows. जो collections हुए हैं हमारे पास, जो जीएसटी के कलेक्शंस हुए वो अप्रैल से 16% लोअर है. ठीक है, तो मई में जो कलेक्शन हुए वो अप्रैल से 16% कम है. तो ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ किससे स्टार्ट हो, वाइल से. तो कुछ कंट्रास्टिंग कुछ कंट्रास्ट शो कर रहे हैं सेंटेंस. तो नेक्स्ट क्लॉज में देखो कि अ न्यूएंस्ड रीडिंग इज वारंटेड. अब वो कह रहे हैं कि भले ही वो अप्रैल के कंपैरिजन में मई में कलेक्शन कम हुआ है, लेकिन एक न्यूएंस्ड रीडिंग जो है वो वारंटेड है. अब इसका क्या मतलब है, व्हाट इज़ न्यूएंस्ड. न्यूएंस्ड होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें मल्टीपल स्लाइट डिफरेंसेस इन मीनिंग्स होते हैं. यानी कोई चीज़ है, आपने एक कोई ऑब्जेक्ट देखी, ठीक है, आपने उसको आप एक फर्स्ट इंप्रेशन आप फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से उसको देखें तो वहाँ पर डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट उसके पहलू हो सकते हैं. तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो एक न्यूएंस्ड रीडिंग की ज़रूरत है. यानी कि ये इतना सिंपल नहीं है कि अप्रैल से मई में ड्रॉप हुआ है कलेक्शन, लेकिन हम वी नीड टू हैव अ न्यूएंस्ड रीडिंग. उसको ध्यान से रीड करने की ज़रूरत है. इज़ वारंटेड. व्हाट इज़ वारंटेड. वारंट आप सब ने सुना होगा, ठीक है, अरेस्ट वारंट. तो वारंट क्या होता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा. अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग इज़ वारंटेड. यहाँ पर कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एक न्यूएंस्ड रीडिंग इज़ वारंटेड. इज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि वो लॉजिकल है, ठीक है, कि इट इज़ लॉजिकल टू रीड दिस इन डिटेल. सो अप्रैल्स रेवेन्यूज़, अब हम फिर उसके डेप्थ में जाएंगे कि क्या उसको और समझने की कोशिश करते हैं. अप्रैल्स रेवेन्यूज़ which crossed a record 1.87 lakh crore were bumped up by financial year end compliances. तो बता रहे कि अप्रैल में कलेक्शन हाई था. क्यों था, क्यों हाई था, क्योंकि bumped up by financial year end compliance. फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा था. हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है मार्च में ख़त्म होता है, ठीक है. उसमें जो कलेक्शन हुआ वो कब शो होगा, अप्रैल में उसके अनाउंस होगा कि मार्च में कितना कलेक्शन शो हुआ. तो जो अप्रैल में हमें कलेक्शन पता चला वो था 1.87 लाख करोड़. तो वो बम्प अप क्यों हुआ था, बम्प अप का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज्ड, ठीक है. तो इट वाज इंक्रीज्ड बाय फाइनेंशियल ईयर एंड कंप्लायंसेस. कंप्लायंस का मतलब होता है कि किसी रूल को फॉलो करना. तो ईयर एंड हो रहा था तो उन्हें वो रूल्स फॉलो करने थे टैक्सेस फाइल करने के लिए, इसलिए जो है इंक्रीज हुआ जीएसटी कलेक्शन. ऑल्दो कंट्रास्ट के लिए यूज़ होता है. ऑल्दो मेज कलेक्शंस फॉर ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग अप्रैल द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वर द लोएस्ट इन 3 months. जो मे का कलेक्शन है वो 3 महीनों में सबसे कम था, पिछले 3 महीनों में. दे सिग्नल अ ब्रॉडर पॉजिटिव ट्रेंड. लेकिन एक ब्रॉडर पॉजिटिव ट्रेंड है. तो ऑल्दो यहाँ कंट्रास्ट क्यों शो कर रहा है कि 3 महीनों में तो लोएस्ट कलेक्शन हुआ मई में, लेकिन जो ट्रेंड है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड, हमें ओवरऑल जो ट्रेंड है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड मिल रहा है. अच्छा, अगर इस सेंटेंस को रीड करें यहाँ से यहाँ तक, अप्रैल से पॉजिटिव ट्रेंड तक, तो एक बार देखो, ऑल्दो मेज कलेक्शंस, ठीक है, फॉर ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग अप्रैल द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वर. तो ये जो वर्ब है ये किसके लिए यूज़ हो रही है, इसका सब्जेक्ट कौन है, मेज कलेक्शंस, ठीक है, मेज कलेक्शंस. तो इसके लिए यूज़ हो रही है. और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फॉर ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग अप्रैल द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. तो अगर हम रीड करें, हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ऑल्दो मेज कलेक्शंस वर द लोएस्ट इन 3 months, दे सिग्नल अ ब्रॉडर पॉजिटिव ट्रेंड. तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये बता रहे हैं कि जो मे के कलेक्शंस थे वो अप्रैल में हुए थे, ठीक है, और जो अप्रैल है वो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट मंथ है. तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. चलो, while GST revenues have been over the 1.4 lakh mark for 15 successive months, May's revenues mark only the 6th time that GST revenues have crossed the 1.5 lakh crore mark. तो ये वाला तो 15 बार क्रॉस हो चुका है 1.4 लाख
वाला मार्क, लेकिन जो 1.5 लाख करोड़ वाला मार्क है वो पहली बार, वो ओनली द 6th टाइम, वो सिर्फ 6th टाइम है जब ये वाला मार्क क्रॉस हुआ है, ठीक है। सो 4 ऑफ दोज ओकेशंस हैव बीन इन 2023, 6 में से 4 बार तो 2023 में क्रॉस हुआ है ये वाला मार्क। सो मोर सिग्निफिकेंटली, सो जब व्हेन वी आर सेइंग, तो वी आर यहाँ पे जब व्हेन वी से कि मोर सिग्निफिकेंटली, सो वी आर गिविंग एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ऑथर को लगता है कि यहाँ ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है। सो मोर सिग्निफिकेंटली, इवन आफ्टर डिस्काउंटिंग द अप्रैल स्पर्ट, द एवरेज मंथली रेवेन्यूज बिटवीन अक्टूबर 2022 एंड मई 2023 आर ओवर 1.53 लाख करोड़ and 1.57 lakh crore plus if April's record kitty is included। तो अगर हम अप्रैल का स्पर्ट का मतलब क्या होता है कि एक सडन इंक्रीज हो जाए किसी चीज़ के अंदर, तो जो अप्रैल में अचानक से जो रेवेन्यूज इंक्रीज हुए थे, अगर हम उसको हटा दें, उसको अगर हम कंसीडर ना भी करें, डिस्काउंटिंग मतलब कि वी विल नॉट काउंट द अप्रैल्स हाई कलेक्शंस, अगर हम उसको ना काउंट करें, तब भी जो एवरेज मंथली रेवेन्यूज़ हैं इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में वो 1.53 लाख करोड़ थे, और अगर हम अप्रैल को मिला लें तो 1.57 लाख करोड़ थे एवरेज जो कलेक्शन था। रिकॉर्ड किटी इज़ व्हाट? किटी इज़ जब लोग मनी पूल करते हैं, ठीक है, एक जगह पैसा इकट्ठा किया जाता है तो उसको किटी कहा जाता है। सो यहाँ पर किटी किसके लिए यूज़ हुआ है? जो जीएसटी कलेक्शन है उसके लिए यूज़ किया है। So revenues have held up despite retail inflation cooling to 4.7% in April and wholesale prices slipping into deflation। तो जो revenues है, revenues have held up मतलब कि revenues have stayed strong, अभी भी strong रहे हैं। revenues जो है वो अब भी strong है despite retail inflation cooling to 4.7%, कि retail inflation जो है वो कम हो गई, cooling मतलब कम हो गई, ठीक है। सो रिटेल इन्फ्लेशन 4.7% हो गई अप्रैल में, फिर भी जो टैक्स कलेक्शंस हैं दे हैव स्टेड स्ट्रॉन्ग, वो अभी भी ऊपर ही हैं, दे हैव हेल्ड अप। एंड होलसेल प्राइसेस स्लिपिंग इनटू डिफ्लेशन, जो होलसेल प्राइसेस हैं, ठीक है, होलसेल जो प्राइसेस हैं वो डिफ्लेशन, यानी कि वो उनकी वैल्यू और कम हो गई है। इन्फ्लेशन क्या होता है? प्राइसेस इंक्रीज होना, डिफ्लेशन इज प्राइसेस द डिक्रीज ऑफ प्राइसेस। सो गिवन दिस backdrop is a background कि ये जो पीछे जो भी सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है, इसको कंसिडर अगर हम करते हैं, गिवन दिस बैकड्रॉप, इफ प्राइस राइज कंटिन्यूज टू ईज, 10 to 12% growth rates in the GST kitty should be fine even if they seem more solemn than last year। तो अगर ये सिचुएशन हम देखें कि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो गई एंड जो होलसेल प्राइसेस हैं वो डिफ्लेशन में जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर प्राइस राइज कम होता जाता है और कम हो जाता है प्राइस राइज, तब भी 10 to 12% ग्रोथ रेट इन द जीएसटी किटी शुड बी फाइन। तो तब भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 12% तो राइज होगा जीएसटी कलेक्शंस में, इवन इफ दे सीम मोर सोलम देन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो वो सोलम है। सोलम इज ग्रिम या कहें कि नॉट एनकरेजिंग। तो पिछले साल जितने एनकरेजिंग नहीं है, लेकिन अगर हम ये सब देखें कि इन्फ्लेशन कम हो रही है और जो होलसेल प्राइसेस हैं वो डिफ्लेशन में जा रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फिर भी ये जो है प्राइस वो अब भी जो जीएसटी कलेक्शन है वो अब भी 10 to 12% ग्रोथ रेट होगा उसमें। सो अब अगर हम ये इतना सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ देखें तो इसमें ऑथर ने क्या किया, इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है, कहा गया है कि एक हमें डिटेल में समझने की ज़रूरत है, और फिर बताया पूरे पैराग्राफ में कि क्यों समझने की ज़रूरत है, कि ऑल्दो कलेक्शन जो है वो अप्रैल में ज़्यादा था और मई में ड्रॉप हुआ, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। ये हमने समझा इस पूरे पैराग्राफ से। तो जब भी आप पैराग्राफ रीड करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेन आइडिया क्या कहना चाह रहा है ऑथर, ठीक है, और वो एक टाइम के साथ आएगा। जैसे अभी ये डिस्कस किया हमने और फिर मैंने आपको बताया, ऐसे ही आपको जब भी हम रीड कर रहे होंगे आपको खुद समझने की कोशिश करनी है कि इस पैराग्राफ के पीछे क्या पर्पस रहा है, ठीक है। और अगर टोन की बात करें तो यहाँ पर इंफॉर्मेटिव टोन है, क्योंकि ऑथर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा है अपने रीडर को,
ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी है जीएसटी कलेक्शन के बारे में, सो इंफॉर्मेटिव टोन। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इनिशियल डेटा ऑन मेज इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिकेट सम एक्सेलरेशन। तो अभी अब जो नया डेटा आ रहा है इनिशियल डेटा, तो मई का जो डेटा है वो शो कर रहा है कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। एज पर द S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, मैन्युफैक्चरर्स हैड देयर बेस्ट मंथ सिंस अक्टूबर 2020। तो अक्टूबर 2020 के बाद से बेस्ट मंथ रहा है अगर हम ये वाले S&P की ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को अगर हम देखें। सो फ्यूल सेल्स रिबाउंडेड आफ्टर 2 पैची मंथ्स। तो जो फ्यूल सेल्स हैं वो रिबाउंड हो गए। रिबाउंड का मतलब क्या होता है कि फिर से वो बढ़ने लगी। तो फ्यूल सेल्स कम हो गई थी, फ्यूल सेल्स भी रिकवर हो गई हैं। रिबाउंडेड आर रिकवर्ड, सो फ्यूल सेल्स हैव रिकवर्ड आफ्टर 2 पैची मंथ्स। पैची क्या होता है? पैच क्या होता है कि स्मॉल पीसेस, यानी पैची इज कि कहीं अनइवन, कहीं पर कोई चीज़ अवेलेबल है, कहीं पर नहीं है। यहाँ पर जीएसटी कलेक्शंस की बात हो रही है, तो पैची मंथ्स यानी उन मंथ्स में यूनिफॉर्म कलेक्शन नहीं हुआ टैक्स का, ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा हुआ होगा। सो आफ्टर 2 पैची मंथ्स एंड होलसेल ऑटो सेल्स अपीयर टू बी स्पीडिंग। तो 2 महीनों के बाद जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई और जो ऑयल है सेल्स है वो इंक्रीज़ हो गई, और जो होलसेल ऑटो सेल्स हैं वो बढ़ रही हैं, albeit on a low base for some segments। जो ऑटो सेल्स हैं बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ सेगमेंट्स में वो लो बेस की वजह से बढ़ रहे हैं। अभी हम लो बेस डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज हमारा फोकस इकोनॉमिक्स पे नहीं है। पर आप ये समझ सकते हैं कि कुछ सेगमेंट्स जो ऑटो सेल्स हो रही है, उसमें ऑटो सेल्स में अलग अलग टाइप के ऑटोमोबाइल्स होते हैं, तो उसमें से कुछ टाइप के ऑटोमोबाइल्स होंगे जिनमें ग्रोथ लो बेस की वजह से हो रही है, ठीक है, ओके। अच्छा, एल्बीट का मतलब क्या होता है? एल्बीट का मतलब होता है हालांकि, ठीक है। सो वो होता है दो ऑन अ लो बेस। तो एल्बीट भी क्या शो करता है? वो शो करता है कंट्रास्ट। सो बिसाइड्स किस लिए हम यूज़ करते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो बिसाइड्स other compliance and consumption led tailwinds could lift revenues in the coming months। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि additionally, besides means additionally, क्या कि other compliance and consumption led tailwinds। तो पहले तो समझते हैं tailwinds क्या होते हैं, headwinds and tailwinds। तो अगर हम एक शिप की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पर अभी एज्यूम करेंगे कि रेक्टेंगुलर शिप है, ओके। सो अगर ये शिप इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और जो हवा है वो भी उसी डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या होगा? शिप की स्पीड इंक्रीज होगी, यानी कि वो शिप की मूवमेंट को हेल्प कर रही हैं। तो जो टेल विंड्स हैं वो किसी चीज़ को हेल्प करती हैं, उसको बढ़ने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर टेल विंड्स की बात हो रही है, यानी कि जब जीएसटी कलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हम टेल विंड्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे फैक्टर्स जो जीएसटी कलेक्शन को इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर शिप जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, शिप इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो हवा है वो सामने से चल रही है, उस केस में क्या होगा? शिप की स्पीड कम हो जाएगी, तो वो उसकी जो मूवमेंट है उसको हिंडर करेंगी। उस हिंडर का मतलब उसकी मूवमेंट में रुकावट पैदा करेंगी, ठीक है, तो अफेक्ट करेंगे नेगेटिवली। तो टेलविंड्स जैसे होता है वैसे ही टेलविंड्स का ऑपोजिट होता है हेडविंड्स। तो जब आप कुछ काम करते हो और उसमें कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो आप कहोगे वो हेडविंड्स हैं। लेकिन कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं उस काम को अचीव करने में, तो वो होते हैं टेलविंड्स, ठीक है। अब जब हमने हेडविंड्स और टेलविंड्स समझा, तो अब इस सेंटेंस को देखो, बिसाइड्स अदर कंप्लायंस एंड कंजम्पशन लेड टेलविंड्स कुड लिफ्ट रेवेन्यूज। तो जो ये कुछ टेलविंड्स यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करेंगे रेवेन्यूज़ को बढ़ाने में। वो कौन से फैक्टर्स हैं? कंप्लायंस एंड कंजम्पशन लेड फैक्टर्स। कंप्लायंस लेड यानी कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए जिसको फॉलो किया जाएगा। कंप्लायंस लेड, यहाँ पर हाइफन है और यहाँ पर कंजम्पशन लेड है, तो इसको आप कैसे रीड करोगे? कंप्लायंस लेड एंड कंजम्पशन लेड, हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लायंस एंड कंजम्पशन लेड, तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है
और कंप्लायंस भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ रहा है। चलो आगे देखते हैं। टिल जुलाई व्हेन द जीएसटी regime completes 6 years, the revenue department is undertaking a special 2-month drive to tackle evasion and fake registrations। तो अब जुलाई तक क्या किया जा रहा है? जो जीएसटी रजीम है उसको 6 years कंप्लीट हो जाएंगे। रजीम का क्या मतलब होता है? जैसे जब कोई किंग होता था तो हम कहते थे उसका ये रजीम है, यानी कि उसका राज है उस एरिया पे, ठीक है, जो वो रूल किया करता था। तो रजीम को आप रूल भी कह सकते हो, ठीक है, रजीम को रूल भी कह सकते हो। पर यहाँ पर क्या रूल की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पर तो जीएसटी की बात हो रही है। तो रजीम का एक और मीनिंग होता है और वो होता है एक सिस्टम, ठीक है। आपने इनकम टैक्स में ओल्ड रजीम या न्यू रजीम सुना होगा, तो वो भी क्या है? ओल्ड सिस्टम एंड द न्यू सिस्टम। तो यहाँ पर जब जीएसटी रजीम की बात हो रही है तो जीएसटी सिस्टम की बात हो रही है कि जीएसटी सिस्टम जो है उसको 6 साल पूरे हो जाएंगे जुलाई में। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है क्या कर रहे हैं उसके लिए? इट इज़ अंडरटेकिंग अ स्पेशल 2-month ड्राइव। अंडरटेक करना यानी कि टेक ऑन कर लेना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, ठीक है, कोई जिम्मेदारी लेना, तो अंडरटेक करना, ठीक है। तो डिपार्टमेंट इज अंडरटेकिंग अ स्पेशल 2-month ड्राइव। तो 2 महीने की एक स्पेशल ड्राइव जो है वो स्टार्ट की है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। ना व्हाट इज़ ड्राइव? ड्राइव वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, ड्राइव नाउन की तरह भी यूज़ होता है। सो यहाँ पर ड्राइव क्या है? अब अंडरटेकिंग अ स्पेशल तो एडजेक्टिव है, 2 month हाइफन है इसमें, तो 2 month जो है वो भी एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, एक कंपाउंड एडजेक्टिव। तो स्पेशल भी एडजेक्टिव है और 2 month भी एडजेक्टिव है, दोनों किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? एक नाउन को, जो है ड्राइव। तो ड्राइव यहाँ पर वर्ब नहीं है, गाड़ी चलाना नहीं है ड्राइव। ड्राइव यहाँ पर क्या है? ड्राइव है एक कैंपेन। कोई कैंपेन आप स्टार्ट करते हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, जैसे क्लीन यमुना ड्राइव। तो वहाँ पर ड्राइव का मतलब क्या है कि यमुना को क्लीन करने के लिए जो कैंपेन चलाया गया है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर किस लिए कैंपेन चलाया गया है? टू टैकल इवेजन। टैकल का मतलब क्या होता है? किसी को फाइट करना, ठीक है, किसी चीज़ को कन्फ्रंट करना, सामना करना किसी चीज़ का। तो किस चीज़ को फाइट किया जा रहा है? इवेजन को फाइट किया जा रहा है। इवेजन क्या होता है? इवेड होता है बचना किसी चीज़ से, और इवेजन यानी जो द फैक्ट ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम समथिंग और समवन, किसी चीज़ से बचने का जो एक्ट है। तो यहाँ पर इवेजन, ये हमें समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट से, यानी कि यहाँ पर टैक्स इवेजन की बात हो रही है। और टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स की चोरी, ठीक है। सो टैक्स की चोरी यानी टैक्स इवेजन को काउंटर करने के लिए एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया है, ठीक है, और फेक रजिस्ट्रेशंस को भी काउंटर करने के लिए। ओके, सो अ न्यू रिटर्न स्क्रूटिनी सिस्टम हैज किक्ड इन टू प्रायोरिटाइज केसेस विद हायर रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस। एक नया रिटर्न, अब रिटर्न क्या है यहाँ पर? रिटर्न मतलब टैक्स रिटर्न, ठीक है। सो अ न्यू रिटर्न स्क्रूटिनी सिस्टम, एक नया रिटर्न स्क्रूटिनी सिस्टम बना है। स्क्रूटिनी क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, केयरफुली किसी चीज़ को एग्जामिन करना। तो जो भी रिटर्न्स फाइल किए जा रहे हैं उनको ध्यान से उनको देखा जा रहा है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो ऐसा सिस्टम है हैज़ किक्ड इन। किक्ड इन का मतलब क्या हुआ? अब उसको किक इन मतलब क्या, हम क्या समझेंगे? किक इन यानी कि हटा दिया गया सिस्टम को? नहीं, किक इन का मतलब होता है स्टार्ट करना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है इसलिए कि फ्रेजल वर्ब्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अगर हमें फ्रेजल वर्ब्स नहीं पता, हम उनको गेस नहीं कर सकते कि किक इन का मतलब क्या होगा, कि हम उसको रिमूव कर दें, किक कर दें, नहीं, ठीक है। सो इट हैज़ किक्ड इन टू प्रायोरिटाइज केसेस। किक्ड इन मीन्स स्टार्टेड। ओके, सो ये नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है किस लिए? टू प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज मीन्स टू गिव इम्पोर्टेंस टू केसेस विद हायर रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस, यानी ऐसे केसेस पे फोकस करना जहाँ पर रेवेन्यू जो है रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा है। ओके, सो फ्रॉम अगस्त ई इनवॉइसिंग विल बी मैंडेटरी फॉर फर्म्स विद एन एनुअल टर्नओवर ओवर 5 करोड़। तो जिन कंपनीज़ का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा, उन्हें ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, कंपलसरी है। मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी। स्निपिंग पॉसिबल लूज एंड्स इन द टैक्स ट्रेल। तो इससे क्या होगा? यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये जेरेंट से स्टार्ट हो रहा है, आईएनजी V1 प्लस आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है ये वाला फ्रेज। तो ये इसी के बारे में हमें बता रहे हैं कि जो एक्शन लिया गया है कि ई इनवॉइसिंग कंपलसरी कर दी जाएगी उन फर्म्स के लिए जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होगा। तो उससे क्या होगा? स्निपिंग पॉसिबल लूज एंड्स। स्निप मतलब कट करना,
ठीक है, कट करके रिमूव कर, तो क्या चीज़ कट की जाएगी? जो लूज एंड्स हैं, ठीक है। अब लूज एंड्स का मतलब क्या होता है? आप कोई काम करते हो, आप कोई प्लान बनाते हो, ठीक है, और उसमें कुछ कमी रह जाती है, तो वो लूज एंड्स हैं। गवर्नमेंट ने कोई सिस्टम बनाया, टैक्स का नया सिस्टम बनाया, तो उसमें हो सकता है कहीं कुछ लूप होल्स रह गए हों, कुछ कमियां रह गई हों जिनका कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उन लूज एंड्स को स्निप किया जा रहा है, यानी कि उनको रिमूव किया जा रहा है, कट कर रिमूव किया जा रहा है, स्निप किया जा रहा है, ताकि जो टैक्स कलेक्शन है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। इन द टैक्स ट्रेल का मतलब, ट्रेल तो एक पाथ होता है, ठीक है, ट्रेल जहाँ पे चला जाता है, पगडंडी ट्रेल। तो अब यहाँ पर टैक्स ट्रेल का क्या मीनिंग होगा? जब हम फाइनेंस की बात करते हैं या टैक्स की बात करते हैं, तो ट्रेल क्या होता है? रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड, कि टैक्स किसने कलेक्ट किया, किसको उसने पे किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो वो जो रिकॉर्ड है टैक्स का, उसमें जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी लूज एंड्स हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा। ओके, दैट some holders of the withdrawn 2000 rupee currency notes are looking to spend part of their stash by September 30 may provide some fillip too। अब टैक्स जो इंक्रीज होगा वो किससे होगा? एक तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है किस किस चीज़ की वजह से टैक्स जो कलेक्शन है वो इंक्रीज होगा। एक और फैक्टर है कि 2000 रुपये के जो नोट्स हैं जिन्हें विड्रॉ कर लिया गया, जिन्हें हटा दिया गया सर्कुलेशन से, तो अब जिन लोगों के पास है वो सितंबर 30 तक अपना स्टैश खर्च करने की कोशिश करेंगे। स्टैश क्या होता है? सो स्टैश इज़ अ कलेक्शन, अ स्टोर। उन्होंने कहीं एक जगह इकट्ठे करके रखे होंगे अपने 2000 के नोट्स, तो उसको हम बोलेंगे स्टैश, ठीक है। सो उस स्टैश को वो स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, जो क्योंकि वो खर्च ज़्यादा करेंगे तो जीएसटी पे करेंगे, और जब जीएसटी पे करेंगे तो फिर रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ेगा। तो फिलिप का मतलब क्या होगा? प्रोवाइड सम फिलिप टू। फिलिप मीन्स एक पुश, ठीक है, एक बूस्ट मिलेगा रेवेन्यू कलेक्शन को। इफ़ around 1.55 lakh crore is likely to be the new normal for monthly GST revenues, the government must seize this window to expedite the resolution of policy level anomalies that still haunt the tax। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर इतना जो टैक्स कलेक्शन है 1.55 लाख करोड़, वो एक न्यू नॉर्मल बन जाता है। अभी हम बात कर रहे थे कैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, तो अगर ये नॉर्मल बन जाता है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? तो एक सजेशन दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट मस्ट कब हम यूज़ करते हैं? जब हम स्ट्रांगली कोई चीज़ सजेस्ट करते हैं। तो जो गवर्नमेंट मस्ट सीज दिस विंडो टू एक्सपेडाइट द रेजोल्यूशन। अब कौन सी विंडो की बात हो रही है? विंडो मतलब कि एक ऐसा टाइम यहाँ पर जब रेवेन्यू कलेक्शन 1.55 लाख करोड़ से ऊपर है, तो वो कह रहे हैं कि जब इतना कलेक्शन हो रहा है तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। दिस विंडो मतलब ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे पास जो मौका है उसको सीज करना है, उसको हाथ से जाने नहीं देना, ठीक है। सीज का मतलब क्या होता है? टू ग्रैब समथिंग क्विकली। तो इस मौके को हमें सीज करना है टू एक्सपेडाइट द रेजोल्यूशन ऑफ पॉलिसी लेवल एनॉमलीज। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पीड अप कर देना, किसी चीज़ को तेज़ी से करना। तो किस चीज़ को तेज़ी से करने की बात हो रही है? रेजोल्यूशन ऑफ पॉलिसी लेवल एनॉमलीज। रेजोल्यूशन मतलब रिजॉल्व करना, रिजॉल्व मतलब समाधान करना, किसी चीज़ को सॉल्व कर देना। किस चीज़ का समाधान करना है? जो पॉलिसी लेवल एनॉमलीज हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं गवर्नमेंट ने, देखो परफेक्ट नहीं होती हैं, तो उसमें भी कुछ जगह कमियां होंगी, कुछ जगह इनकन्सिस्टेंसीज होंगी, तो वो जो उनको हम बोलते हैं एनॉमलीज, ठीक है। कुछ चीज़ें कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक से नहीं बनी हुई, तो जो पॉलिसी में जो एनॉमलीज हैं उनको क्या करना है? उनको रिजॉल्व करना है, उनका समाधान करना है, सॉल्व करना है। दैट स्टिल हॉन्ट द टैक्स। तो क्या हो रहा है कि जो ये एनॉमलीज हैं ये अभी भी टैक्स को हॉन्ट कर रही हैं। हॉन्ट मतलब एक तो होता है घोस्ट, जब हॉन्ट करता है, ठीक है, डराता है। यहाँ पर हॉन्ट का मतलब क्या है? हॉन्ट का मतलब है ट्रबल करना, परेशान करना। तो जो टैक्स सिस्टम है वो अफेक्टेड है, किसकी वजह से? ये जो एनॉमलीज है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला रही हैं जीएसटी पर। इवन इफ पॉलिटिकल बैंडविड्थ इज कंस्ट्रिक्टेड ahead of the Lok Sabha polls, the GST Council must not dither
ऑन व्हाट इज़ डूएबल इन द शॉर्ट रन। तो अगर पॉलिटिकल बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ क्या होता है कि कितना बैंडविड्थ तो वैसे जो वेव्स की टर्म्स में हम यूज़ करते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग में हम यूज़ करते हैं, बट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर तो डिफरेंट मीनिंग है। तो बैंडविड्थ यहाँ पर आप समझोगे कि कितनी आपके पास कैपेसिटी है कोई चीज़ करने की। तो जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है वो कंस्ट्रिक्टेड है, कंस्ट्रिक्टेड मतलब लिमिटेड है। इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट के पास जो है कुछ नए रिफॉर्म्स करने की जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल जो बैंडविड्थ है गवर्नमेंट के पास वो लिमिटेड है अहेड ऑफ द लोकसभा पोल्स। द जीएसटी काउंसिल मस्ट नॉट डिदर, लेकिन जो जीएसटी काउंसिल है उसे डिदर नहीं करना। डिदर मीन हेजिटेट, एक्शन लेने से बचना, तो उन्हें हेजिटेट नहीं करना, ठीक है। ऑन व्हाट इज़ डूएबल इन द शॉर्ट रन, तो जो शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किया जा सकता है उसे करना है, उससे हेजिटेट नहीं करना। सच एज, अब वहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में क्या किया जा सकता है। सच एज सेटिंग अप ट्राइब्यूनल्स, क्लैरिफाइंग गेमिंग एंड कैसीनो लेवीज। तो एक तो ट्रिब्यूनल सेटअप करना, उसके बाद क्लैरिफाई करना कि जो गेमिंग है और कैसीनो है उन पे लेवीज, लेवीज मीन्स टैक्सेस, तो उन पे जो टैक्सेस हैं वो कैसे लगेंगे उन पे क्लैरिफिकेशन देना, ठीक है। लेवीज मतलब टैक्सेस। एंड ड्राइंग अप द ब्लूप्रिंट फॉर फिक्सिंग एन अनविल्डी रेट स्ट्रक्चर। और शॉर्ट टर्म में और क्या किया जा सकता है, ड्राइंग अप द ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट को ड्रॉप करना। सो ड्रॉप मतलब टू मेक अ प्लान, ठीक है, ड्रॉप अ प्लान, ड्रॉप अ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट इज ऑल्सो प्लान। तो ड्रॉप मतलब मेक, ठीक है, यूजुअली प्लान या ब्लूप्रिंट के साथ हम यूज़ करते हैं। सो ड्राइंग अप द ब्लूप्रिंट किसके लिए, फॉर फिक्सिंग एन अनविल्डी रेट स्ट्रक्चर, इस चीज़ को फिक्स करना है। सो अनविल्डी क्या होता है, वील्ड करना मतलब कैरी करना, ठीक है। यू आर वील्डिंग अ वेपन, वेपन के साथ वील्ड हम यूज़ करते हैं। तो कोई ऐसा वेपन कोई एक उठाए जिसको वो ईजिली यूज़ कर पाए, एक इतना ज़्यादा हैवी हो कोई वेपन जिसको वो कोई वॉरियर उठा नहीं पा रहा या उठा पा रहा है तो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा, तो उसको हम कहेंगे कि वो अनवील्डी है, यानी कि उसको वील्ड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, फिक्सिंग अनवील्डी रेट स्ट्रक्चर। अनवील्डी का मतलब कि जो बहुत ज़्यादा हम कम्बरसम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स या इतना ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उसको फिक्स करना है, ठीक है। जो रेट स्ट्रक्चर है, टैक्स रेट स्ट्रक्चर, उसको फिक्स करना है, ठीक है। तो ये हमने जो एडिटोरियल है वो देखा, हमने जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो भी डिस्कस किए, इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस डिस्कस किए और ये समझा कि क्या पर्पस है, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो शुरुआत में हो सकता है थोड़ा चैलेंजिंग लगे, लेकिन अगर आप ये इनिशिएटिव फॉलो करते जाते हैं तो विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स आपको अपने जो रीडिंग और जो कॉम्प्रिहेंशन जो एबिलिटीज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर ये अवेलेबल है जो वीडियो के एंड में जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे या फ्रेजेस थे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसकी जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर सकते हैं। सो ये जो वर्ड्स थे ये हमने इस एडिटोरियल से सीखे, तो आपको ये रिवाइज़ करना है और 4 days पर वीक ये वीडियोस अवेलेबल होंगी, इसको आपको फॉलो करना है। और जो है 4 days ही क्यों, क्योंकि आपको अपनी बाकी प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए। अब आप ये डेली अगर आप नए वर्ड सीखते जाएंगे तो आपको उनको रिवाइज़ करने का टाइम कब मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो बाकी डेज़ हैं उसमें आपको इनको एक बार रिवाइज़ करना है, इन वर्ड्स को, इनके क्या मीनिंग्स होते हैं। सो आई होप ये इनिशिएटिव आपकी हेल्प करेगा और सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।